नमस्कार। उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह एलबीएस अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। देहरादून एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने किया स्वागत। कांग्रेस के धामी सरकार पर गंभीर आरोप। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता कर भू कानून के मुद्दे पर सरकार की नीतियों की आलोचना की। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाने पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश। 28 दिसंबर को फिर होगी सुनवाई। हल्द्वानी में परिवहन विभाग की कार्रवाई। दर्जनों गाड़ियों को आरटीओ कार्यालय में किया गया जब्त। 19 टीमें बनाकर की गई छापामारी। चालकों में रोष। और हाईकोर्ट ने आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता भुवन पोखरिया की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा। भारतीय ओलंपिक संघ ने राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को दी है। खेलों का आयोजन 29 जनवरी से 2 फरवरी तक होगा। आपको बता दें, चमोली जिले के औली में राष्ट्रीय शीतकालीन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। विंटर गेम्स के तहत अल्पाइन सलालम, स्नोबोर्ड, नोर्डिक स्की माउंटेनिंग प्रतियोगिताएं होंगी। एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह दोपहर देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। गृहमंत्री अमित शाह एयरपोर्ट से सीधे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी के लिए रवाना हुए। अकादमी में अमित शाह ने भारतीय लोक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद किया। गृहमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस महकमा और जांच एजेंसियां अलर्ट पर रहीं। मसूरी अकादमी को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, आपातकालीन सेवाएं मुस्तैद की गई। कार्यक्रम स्थल के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई। राजधानी में स्थित कांग्रेस मुख्यालय में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने एक प्रेस वार्ता की और राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान सरकारी एजेंसियों के लिए सामान ढुलान करने वाले लोगों के बिल आज तक पास नहीं हुए हैं। इसके अलावा सरकार पर जमीन खुर्द-बुर्द कर राज्य के राजस्व को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया। भू कानून के मुद्दे पर सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य हित के मसलों पर सरकार की उदासीनता स्पष्ट दिख रही है। लगातार मुनाफे में जो कंपनियां हैं उनको केंद्र सरकार बेच रही है। भारत की केंद्र सरकार की एकमात्र ऐसी कंपनी या ऐसा निगम जो दवाइयां बनाता है IMPCL, जो अल्मोड़ा ज़िले में है और रामनगर से लगा हुआ क्षेत्र है, उसको बेचने का कोशिश सरकार कर रही है। ये कंपनी पिछले 3 साल में अगर हम हिसाब लगाए, पहले साल 15 करोड़, दूसरे साल 40 करोड़ और तीसरे साल 29 करोड़ रुपए का लाभ लेने वाली कंपनी है। उसके बाद भी उसको खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। और एक ऐसे व्यक्ति को, संजय गुप्ता है, रामलाल जो बीजेपी और आरएसएस के एक बड़े नेता हैं, उनके भांजे हैं, वो इसके हाईएस्ट बिड करता है और जो वहाँ बार बार वहाँ के एमडी के साथ जा जाकर कोशिश कर रहे हैं। फ़ायदे में रहने वाली कंपनी को क्यों बेचा जा रहा है और बीजेपी के बड़े नेता लोग किस तरीके से देश की संपत्ति और परिसंपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, ये उसका एक जीता जाता उदाहरण है। हाईकोर्ट ने आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता भुवन पोखरिया की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार को उसने 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए भी कहा है। वहीं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
भुवन पोखरिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ये कहा था कि चोरगलिया निवासी सुधीर जंगी और अन्य ने याचिकाकर्ता में 2 अन्य ग्राम प्रधानों के खिलाफ ये कहकर मुकदमा दर्ज करवाया था कि उन्होंने क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। याचिकाकर्ता का कहना था कि मुकदमा गलत है, क्षेत्र के लोग अपनी मांगों को लेकर विधायक से शिकायत करने जा रहे थे। भारतीय ओलंपिक संघ ने राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की जो मेजबानी है इस बार उत्तराखंड को दी है। कई संभावनाएं इसको लेकर वहां पर बढ़ गई हैं। खासतौर पर जो खेलों का आयोजन 29 जनवरी से 2 फरवरी तक होने वाला है, उसमें कई तरह की प्रतियोगिताएं होंगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए देहरादून से हमारे वरिष्ठ संवाददाता हिमांशु बरमूला इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जो भी ऐसी जगह हैं जिन्हें सर्दी के लिए सबसे मुफीद टूरिस्ट प्लेस कहा जाता है, उसके लिए अगर खेलों को उससे जोड़कर देखा जाए, पर्यटन के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन खेल पर्यटन की जब बात की जाती है तो लोग स्विट्जरलैंड का रुख करते हैं और वहां पर आइस स्कीइंग वो होती है, उसकी बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं वहां पर होती हैं। इस बार ये नवाचार उत्तराखंड में हो रहा है। कहा जा सकता है कि जो स्पोर्ट्स टूरिज्म है, जो खेल पर्यटन है, उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छी इसको एक कोशिश कहा जा सकता है। और जब यहां पर प्रतियोगिताएं होंगी तो एक नया मुकाम उत्तराखंड हासिल करेगा। रूप से प्रभात, आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में इस बार विंटर गेम्स होने जा रहे हैं। और ये विंटर गेम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में विंटर गेम्स आज से नहीं, काफी समय पहले से होते हुए आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गेम्स यहाँ पर विंटर्स के भी हुए हैं। और इसके साथ ही साथ क्योंकि 2023 में बर्फ न पड़ने की वजह से औली जैसी जगह पर विंटर गेम्स नहीं हो पाए थे, इसी क्रम में एक बार फिर से विंटर गेम्स की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड में जो है एक बैठक की गई। देहरादून में, राजधानी देहरादून में एक बैठक की गई जिसमें पर्यटन विभाग, विंटर गेम एसोसिएशन, गढ़वाल मंडल विकास निगम और भारतीय ओलंपिक संघ की एक बैठक हुई। और इस बैठक की चर्चा के बाद जो है नई जो तारीखें हैं वो निकलकर सामने आई है। 29 जनवरी से लेकर यानी 5 दिवसीय ये एक विंटर गेम्स यहाँ पर उत्तराखंड में होने। और ये प्रसिद्ध क्रीड़ा स्थल है उत्तराखंड का, जो है विश्व भर में प्रसिद्ध क्रीड़ा स्थल है औली, वहां पर होंगे। लेकिन बहुत बार देखा जाता है कि जब मौसम मेहरबान नहीं रहता है तो इस दौरान विंटर गेम्स नहीं होते हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से सभी की उम्मीदें विंटर गेम्स को लेकर जो टिकी है वो मौसम पे टिकी है। क्योंकि अभी आज की बात कर ली जाए तो अभी वहां पर बर्फबारी शुरू नहीं हुई है। तो वहां पर की जो ढलाने हैं वो विश्व प्रसिद्ध है। और वहां पर जाकर जो है राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी खिलाड़ी आते हैं स्कीइंग के, वो वहां पर अलग अलग प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हैं। हालांकि 38वें राष्ट्रीय गेमों खेलों का जो आयोजन हो रहा था उसी के साथ ये तय पहले से माना जा रहा था कि विंटर गेम्स का आयोजन भी उत्तराखंड में इस वर्ष होगा। और हुआ भी यही है कि विंटर गेम्स जो होने वो उत्तराखंड में होने। और क्योंकि 2023 में बर्फ न पड़ने की वजह से विंटर गेम्स नहीं हो पाए थे, तो एक बार फिर से जो मेजबानी है वो उत्तराखंड को मिली है। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि कहीं ना कहीं इन विंटर गेम्स पर जो ग्लोबल वार्मिंग का है वो असर दिखता हुआ नजर आता है। क्योंकि 2023 में जिस तरीके से विंटर गेम्स नहीं हुए थे तो साफ तौर पर ये झलका था कि जो है बर्फबारी नहीं हुई। हालांकि जो पर्यटन विकास परिषद है विंटर गेम्स एसोसिएशन का, उसने पहले से ही वहां पे तैयारियां की हुई थी। कृत्रिम बर्फ बनाने वाली जो मशीनें हैं उनको वहां पर इस दौरान में लगाया जाता है। लेकिन जो प्राकृतिक बर्फबारी होती है वो नहीं हुई थी, इस वजह से कैंसिल हो गया था। एक बार फिर से ये मेजबानी पूरी तरीके से उत्तराखंड को मिली है। जी प्रभात। बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन इसे कहा जा सकता है। खैर, अभी फिलहाल 29 जनवरी से 2 फरवरी तक जो ये आयोजन हो रहा है उसको लेकर न सिर्फ सरकार और प्रशासन में उत्साह है, बल्कि जो खेल प्रेमी हैं, जो इस तरह के खेलों से जुड़े हुए हैं, उनमें भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। तो करेंगे अगली खबर का। हरिद्वार में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान को सख्ती से लागू किया है। आपको बता दें, जिले के मुख्य चौराहों और सड़कों पर पुलिस नियमित रूप से जांच अभियान चला रही है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ ही वाहन जब्त करने जैसी बड़ी और कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और अब आपको झारखंड के रांची की सीधी तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं हेमंत सोरेन।
जी से अनुरोध है कि वे शपथ ग्रहण हेतु पधारेंगे। मैं अपना नाम बोलो। हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्धि अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अपना नाम हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय झारखंड के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी प्रकार व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पहले साइन कर लो। माननीय राज्यपाल जी, कृपया समारोह के समापन की अनुमति।
तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के तौर पर जो शपथ ग्रहण समारोह था, इसमें कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल इसमें नजर आए। इसके अलावा आपको बता दें समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव इसमें पहुंचे हैं, कांग्रेस से राहुल गांधी पहुंचे, आरजेडी से तेजस्वी यादव पहुंचे हैं, टीएमसी से ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। देहरादून के ओएनजीसी चौक में बीते दिनों भीषण सड़क हादसे के बाद जहां पुलिस दुर्घटना की जांच में लगी हुई है, वहीं हादसे के कुछ देर पहले ही एक युवक ने पैसिफिक मॉल के बाहर एक कार को गलत दिशा में आते देखा था। इसकी सूचना युवक ने कंट्रोल रूम को फोन और जिलाधिकारी और एसएसपी को एक ईमेल के माध्यम से भी दी थी। पैसिफिक से गलत दिशा में दौड़ती कार के मामले में यातायात निदेशक ने जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही शिकायत को गंभीरता से न लेने वाले एएसआई की जांच भी खुलवाने के आदेश निदेशक ने दिए हैं। के माध्यम से ये बात जानकारी में आ रही है कि रात के समय कोई गाड़ी रॉन्ग डायरेक्शन से आ रही थी और उसके बारे में जो मीडिया में रिपोर्ट्स हैं, जो कंसर्निंग आदमी है उसने जो पुलिस की हमारी पिकेट रहती है वहाँ पे कम्युनिकेट किया है। तो इसमें हम लोगों ने जानकारी मांगी है कि जो इसके द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसके बाद क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई अपेक्षित थी। इसमें जो है जो कंसर्निंग व्यक्ति है उसके द्वारा कानून को भी सूचना दी गई है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में आया है। तो इन चीज़ों पर जानकारी हमने मांगी है कि क्या सूचना उस जो कंसर्निंग व्यक्ति है उसके द्वारा पिकेट को दी गई, क्या 112 को दी गई और क्या कार्रवाई किस स्तर पर अपेक्षित थी और क्या कार्रवाई की गई। उत्तरकाशी से 35 किलोमीटर दूर सिलक्यार विश्व प्रसिद्ध न्याय के प्रामाणिक उत्तराखंड के प्रसिद्ध देवता बौख नागराजा की तिसाली यात्रा बड़े धूमधाम से मनाई गई। हर तीसरे वर्ष आयोजित होने वाली इस यात्रा की पूर्व संध्या पर उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण के नाम रही। आज बौखनाग देवता की जत्रा पौराणिक मंदिर में की जाती है, जिसमें गंगा और यमुना घाटी आदि जगहों से लोग बौख नागराजा को समर्पित इस मेले की यात्रा होती है। सिलक्यारा टनल के पास आयोजित इस सांस्कृतिक संध्या में विदेशी मेहमान टनल विशेषज्ञ ऑस्ट्रेलियाई नागरिक आर्नोल्ड डिक्स और लॉरेंस मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। अत्यधिक उत्साह देखने को मिला है और जो सिलक्यारा टनल में जो 41 मजदूर फंसे थे उसका जो वैज्ञानिक थे वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे और लोगों में बड़ा हर्ष और उल्लास था। और वो जो जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण जी आए थे उनके द्वारा भी अच्छा सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया और भंडारसियों 10 की एवं समस्त जनप्रतिनिधियों को एवं जनमानस का बहुत बड़ा सहयोग रहा और बाबा बौखनाग की कृपा दृष्टि सदैव हमारे क्षेत्र में बनी रही और बनी रहेगी। बौखनाग की यात्रा है, लोग वहाँ कल सुबह जाएंगे और अत्यधिक भीड़, ऐतिहासिक भीड़ होगी वहाँ धूपकुंड में। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत आज विकास भवन सभागार पिथौरागढ़ में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अर्पण संस्था की सचिव रेणु ठाकुर ने की। कार्यक्रम में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट टीम ने सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया। बैठक के दौरान मौजूद सभी सदस्यों ने बाल विवाह के उन्मूलन के लिए शपथ ग्रहण की। बाल विवाह को रोकने के लिए प्रभावी रणनीतियों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विभा यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना था। सभी प्रतिभागियों ने एकजुट होकर इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। हाईकोर्ट ने प्रदेश में अभी तक छात्र संघ चुनाव नहीं करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख नियत की है। वहीं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। किशन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यह कहा था कि सभी विश्वविद्यालयों में सितंबर तक एडमिशन पूरे कर छात्र संघ चुनाव कर लें, लेकिन कई विश्वविद्यालयों में अक्टूबर तक तो छात्रों के एडमिशन कराए। ऐसे में सितंबर में चुनाव कैसे हो सकते थे, इसलिए यह आदेश गलत है, इस पर रोक लगा दी जाए। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने लिंगदोह कमेटी की रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश, लिंगदोह कमेटी की रिपोर्ट और यूजीसी की नियमावली में स्पष्ट कहा गया है कि हर विश्वविद्यालय का अपना एक शैक्षणिक कैलेंडर होगा और उसी के आधार पर सभी कार्यक्रम निर्धारित होंगे। एडमिशन होने के 8 सप्ताह के बाद छात्र संघ चुनाव भी होंगे या राज्य सरकार ने कमेटी की रिपोर्ट यूजीसी के नियमों पर विश्वविद्यालय की नियमावली का उल्लंघन कर आदेश जारी किया। सितंबर तक चुनाव कराने की तिथि तक नियत कर दी।
जब अक्टूबर तक एडमिशन हुए हैं तो सितंबर में बिना छात्रों के चुनाव कैसे संभव हो सकता है? राज्य सरकार को यह शक्ति नहीं है कि वो किसी भी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर को निर्धारित करे। यह अधिकार केंद्र सरकार और यूजीसी को है। उत्तराखंड में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के जरिए तेजी से विकास हो रहा है और इसकी वजह से राज्य की जीडीपी में पिछले 2 साल में 1.3 गुना उछाल आया है। वहीं साल 2017 से अब तक प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में राज्य सरकार का सकल घरेलू उत्पाद यहां का तेजी से बढ़ा है और प्रदेश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्पादन क्षमता बेहतर हुई है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने उत्तराखंड की जीडीपी को अगले 5 साल में दोगुना करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए कृषि के क्षेत्र में विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। इसी को लेकर राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि प्रदेश में मौजूदा समय में कृषि भूमि कम हुई है। इसके बावजूद राज्य सरकार किसानी और बागवानी के क्षेत्र में नई तकनीक पर काम कर रही है। जैविक खेती में आज हम 38% जैविक हैं। हमारी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब राज्य 25 साल का होगा, इसे हम 50% तक लेकर जाएंगे। इसी प्रकार प्राकृतिक खेती के लिए हमने 6400 हेक्टेयर गंगा के किनारे का क्षेत्र है उसको चुना है और आज ही प्राकृतिक खेती के लिए एक बहुत बड़ा घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है। तो निश्चित ही प्राकृतिक खेती के माध्यम से, जैविक खेती के माध्यम से, हॉर्टिकल्चर के माध्यम से हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इसके उत्पाद को बढ़ाएंगे और जो हमारी जीडीपी के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान है। उत्तराखंड के नैनीताल के भीमताल झील में अब तक पर्यटकों के लिए कुछ नए संसाधन वहां पर हुआ करते थे, लेकिन अब एक नया आकर्षण भी वहां पर जुड़ गया है। इस बार वहां पर पर्यटन विभाग ने वाटर साइकिलिंग की शुरुआत की है। उत्तराखंड में नैनीताल जिले के भीमताल आने वाले पर्यटक अब अनोखे वाटर स्पोर्ट का मजा ले सकेंगे, जो उन्हें दूसरी जगहों पर आमतौर पर नहीं मिलता है। पर्यटन विभाग ने ज्यादा पर्यटकों को लुभाने के लिए भीमताल झील में वाटर साइकिलिंग की शुरुआत है। जी, वाटर साइकिल्स एक न्यू एक्टिविटी आपका ये जो हमारा लेक डिस्ट्रिक्ट है इसमें इंट्रोड्यूस की गई थी। नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट है, तो इसका काफ़ी क्रेज़ भी है और काफ़ी टूरिस्ट इसको पसंद भी कर रहे हैं। तो अभी हमने इसको लेक भीमताल में चालू किया है। ऑपरेटरों के मुताबिक 8 साल के बच्चों समेत सभी उम्र के लोग वाटर साइकिलिंग का मजा ले सकते हैं। अभी सर हमारे पास 4 बोट्स रनिंग में हैं, 2 सिंगल 2 डबल। तो इसका प्राइस 500 पर पर्सन रहता है, हाफ एन आवर की टाइमिंग रहती है। तो इसका वैसे एवरेजली हम हाफ एन आवर ही देते हैं, अगर कोई कस्टमर डिमांड करता है तो हम ज़्यादा भी दे देते हैं। ऐसा ये बेसिकली वाटर साइकिल है, ये पूरी बैलेंस रहती है साइकिलिंग। मेन जैसे हम रोड में साइकिल चलाते हैं, ऐसे पानी में भी आप साइकिल चला सकते हैं। तो इसमें पूरी बैलेंस रहती है, इसको बच्चे भी कर सकते हैं, 8 ईयर से या 10 ईयर वाले बच्चे भी आराम से कर सकते हैं। वाटर साइकिलिंग का मजा लेने वाले पर्यटक इसे अनोखा और रोमांच से भरा एहसास बता रहे हैं। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एनवायरनमेंट के प्रोस्पेक्ट से देखें तो दिल्ली में जो हालत है प्रदूषण की, उसके हिसाब से तो यहाँ आना इज ए मस्ट। हर आदमी को मुझे लगता है 15 दिन पे 3 वीक पे 2-3 वीक पे तो आना चाहिए। और जहाँ तक रही साइकिलिंग की बात की, नॉर्मली हम नाव और बाकी चीज़ें तो काफ़ी देखते हैं, बट ये बहुत कम दिखा है। इनफैक्ट मैंने भी पहली बार किया है, हालांकि मैं बराबर आता जाता रहता हूँ। एंड इसको करके यही लगा कि नहीं, स्टेमिना बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज ये 1 किलोमीटर का हमने राउंड मारा, 3-4 बार हमने रिसेस लिया, फिर धीरे से किया। सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। वाटर साइकिलिंग में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एक्टिविटी ये अलग एक्टिविटी है, इसको करना भी, जैसे पैराग्लाइडिंग किया है वैसे वाटर साइकिलिंग करना भी जरूरी है। मतलब आए हैं तो करना चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस है। अधिकारियों ने बताया कि वाटर साइकिलिंग नैनीताल जिले के लिए प्लान की गई उन गतिविधियों की सीरीज की पहली कड़ी है, जिनका मकसद पर्यटन स्थल के तौर पर इसके आकर्षण को बढ़ाना है। साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।